Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. राधे 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 राधे. गुड मॉर्निंग. आ जाओ. तो प्रायिकता में अभी हम पहुंच चुके हैं. लास्ट हमने कर लिए थे 42 तक. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन सारे इस बार बड़े जबरदस्त है. इस बार प्रायिकता के लगभग सारे क्वेश्चन जानलेवा हैं, है ना. तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये ज़रूरी है. तो आज वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार अभी तक जो भी हमने किया है उसमें कोई खास टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है. ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी हायर लेवल की प्रोबेबिलिटी हमने यूज़ की. बेसिक बेसिक फाउंडेशन वाले क्वेश्चन है. फाउंडेशन टाइप के क्वेश्चन, डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, बस एकदम सीधे वाले क्वेश्चन. कोई बड़ा सूत्र यूज नहीं किया, कोई बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई बेज पर में प्रायिकता बंटन, ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया. सिर्फ बेसिक कहानी. जैसे भी क्वेश्चन को देखिए, एक थैला है, उसमें 5 सफेद गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं, तथा एक दूसरा बैग है, उसमें उसमें 7 सफेद है, 9 काली गेंदे हैं. अब एक गेंद को पहले थैले में से निकालकर दूसरे थैले में डाल दी जाती है और रख दी जाती है. तब दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाए. पहले तो एक थैले में से, पहले वाले थैले से दूसरे थैले में गेंद डाल दी जाती है. फिर दूसरे थैले में से गेंद निकाली जाती है. अब उस गेंद के, जो दूसरे थैले में से गेंद निकाली गई है, उस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या है? वो गेंद सफेद हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? ठीक है ना. पहले मामला समझ लो कि क्या है. 2 थैले हैं, पहला थैला, दूसरा थैला. ये जो पहला थैला है, इसका हिसाब ये है कि इसमें 5 सफेद है और 4 काली है. फिर एक दूसरा थैला और दिया हुआ है. दूसरे थैले में 7 सफेद है और 9 काली है. क्वेश्चन के अनुसार पहले एक बॉल निकाली जाती है, पहले वाले थैले में से दूसरे वाले थैले में एक गेंद डाल दी जाती है, और ये नहीं बताया गया ये गेंद कैसी है, बस गेंद डाल दी. अब प्रायिकता पूछी है, दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली गई है. ये गेंद जो है ये सफेद कलर की हो, इस बात की प्रायिकता क्या है? ये क्वेश्चन है. इस तरीके का क्वेश्चन है. 2 थैले हैं, पहले थैले में से एक गेंद निकाल कर दूसरे थैले में डाल दी जाती है, फिर दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, वो सफेद कलर की है, इस बात की प्रायिकता क्या है? दिमाग लगाओ. आसान है, आसान है, मुमकिन है, हो जाएगा.
देखो, कर लिया, कर लिया, शाबाश, आ जाओ फिर। देखो, दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है, ये जो गेंद है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो गेंद पहले थैले से दूसरे थैले में डाली जा रही है, ये गेंद बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये गेंद दो प्रकार से हो सकती है। ये जो गेंद डाली गई है, ये सफेद कलर की भी हो सकती है। जो गेंद हम पहले थैले से दूसरे थैले में डाल रहे हैं, ये सफेद भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। इसी के आधार पे हमारी दो संभावनाएं बनेगी। संभावना एक, कि जो पहले थैले से दूसरे थैले में डाली गई है वो गेंद सफेद है। अब अगर सफेद गेंद है तो सफेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी? सफेद गेंद की प्रायिकता क्या होगी? 5/9। 5/9, क्योंकि टोटल 9 गेंदें हैं, उसमें से सफेद गेंद निकली होगी। इस बात की प्रायिकता क्या है? 5/9, क्योंकि टोटल पहले थैले में 9 गेंदें थी, उसमें से 5 सफेद थी। तो सफेद गेंद आई होगी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? 5/9। अब 5/9 प्रायिकता ली, जिसकी प्रायिकता ली है वो घटना घटित हुई है, तो प्रायिकता 5/9 लिया, 5/9 सफेद गेंद की प्रायिकता, तो सफेद गेंद हुई है। अब सफेद गेंद जाके दूसरे थैले में चली गई, तो दूसरे थैले में सफेद गेंदें कितनी होगी फिर? अब सफेद गेंद बढ़ गई, 8 हो गई सफेद गेंदें, 9 काली गेंदें, 9 ही रहेंगी। तो 8 और 9 कितना हो गया टोटल? 8 और 8 16 और 1 17, 8/17 सफेद गेंद की प्रायिकता 8/17 है ना। पहले थैले से सफेद गेंद गई दूसरे थैले में, फिर दूसरे गेंद से सफेद गेंद निकली, ऐसे हुआ। तो ये दोनों प्रायिकता होगी। लेकिन रुको, एक और भी तो हो सकता है, संभावना नंबर 2। ये तो एक संभावना है, क्यों? गेंद काली भी तो निकल सकती थी, गेंद काली भी तो हो सकती थी, जरूर थोड़ी है सफेद ही हो। पहले थैले में से अगर काली गेंद वहां गई हो, तो अगर काली गेंद गई है तो काली गेंद की प्रायिकता क्या हुई? 4/9। काली गेंद की प्रायिकता 4/9 इंटू, अब गई गेंद काली है तो काली की संख्या बढ़ी ना, काली 10 हो गई। 9 काली पहले से थी, एक और काली आ गई, 10 काली होगी, 7 सफेद होगी, टोटल होगी 17। सफेद 7 है, गेंद सफेद ही निकालनी है, तो 7/17। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, दूसरी गेंद तो सफेद ही निकालनी है, दूसरी गेंद तो सफेद ही चाहिए। ये जो पहली गेंद जो शिफ्ट हो रही है पहले थैले से दूसरे थैले में, ये दो प्रकार की हो सकती है, काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है। तो पहले केस लो जब ये सफेद गेंद ट्रांसफर हुई है, दूसरा केस लो जब ये गेंद काली ट्रांसफर हुई है। तो एक केस जब सफेद ट्रांसफर की गई है, एक केस जब काली ट्रांसफर की गई है। ठीक है, अब प्रायिकताओं को देख लो, कितना कितना क्या हुआ। लघुत्तम ले लो, जोड़ दो। 4/9 प्रायिकता होगी 4/9। सवाल बहुत सिंपल था, बस सोचने का तरीका समझना था कि कैसे सोचूं। कैसे सोचो, सिंपल सवाल था, बस बड़ा था, देखने में बड़ा था, बस सोचने का तरीका चुनना था कि इसको समझा कैसे जाए, सोचा कैसे जाए। तो भाई सोचा ये है कि भाई एक थैले से ट्रांसफर की गई है, बस उस गेंद पे फोकस करो। वो दो प्रकार से ट्रांसफर की जा सकती है, एक तो सफेद कलर की गेंद ट्रांसफर की जा सकती है, संभावना 1। एक काली कलर की ट्रांसफर की जा सकती है, संभावना 2। बस दो संभावनाओं को अलग अलग डील किया, प्रायिकता निकाली, दोनों को छोड़ दिया। सही है, आ जाओ फिर आगे आते हैं। E1 - E2 की प्रायिकता कौन सी है?
E1 माइनस E2 की प्रायिकता। E1 माइनस E2 क्या होता है? E1 घटना घटित हो परंतु E2 घटित ना हो। E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 मतलब E1 परंतु E2 नहीं, E1 परंतु E2 नहीं। कौन सा फॉर्मूला होता है E1 माइनस E2 का? सेकंड में ब्लैक नहीं निकालेंगे ना, सेकंड तो हमेशा व्हाइट ही निकलेगी, सेकंड तो व्हाइट ही निकलेगी। पहली चेंज हो सकती है, पहली सफेद भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, दूसरी गेंद व्हाइट ही होगी, दूसरी गेंद तो व्हाइट ही निकालनी है। ये देखो, दूसरी गेंद आपको ब्लैक नहीं निकालनी है, दूसरी गेंद सफेद ही निकालनी है, तो सेकंड वाली बॉल सफेद ही आएगी। चाहे ये देखो, ये सफेद की प्रोबेबिलिटी, ये व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। पहली बॉल हो सकती है कि आपने जो ट्रांसफर किया वो काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, उसके बारे में बात नहीं की गई, तो दोनों हो सकती है, लेकिन दूसरी गेंद तो आपको सफेद ही निकालनी है। अब ब्लैक निकालनी थोड़ी, दूसरी गेंद सफेद ही होनी चाहिए। देखो, निकाली जाए तो उसके सफेद होने की प्रायिकता, वो जो सेकंड गेंद निकली वो सफेद ही होनी चाहिए। फर्स्ट गेंद सफेद जो पहले ट्रांसफर की गई है वो काली या सफेद दोनों हो सकती है, इसलिए उसको दोनों कवर किया, दो केस कवर किए। तो ये आपकी होगी सी घटना। E1 माइनस E2 की प्रायिकता बराबर होती है E1 की प्रायिकता माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता। इसे याद रखना है, बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। ठीक है, सही है, बढ़े आगे। अब ये ध्यान से सोचना, सुन लो पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सुन लो, फिर बात करना। एक पेपर है जिसमें 5 क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो पहले, पेन मत चलाना। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों के 2 प्रकार के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो हैं वो जिनके 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, मतलब ए बी सी, हमारी परीक्षा की तरह। 2 क्वेश्चन इसमें से वो है जो ट्रू एंड फॉल्स है, 2 विकल्प वाले, है ना। क्वेश्चन पेपर है, उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो 4 विकल्प वाले हैं, ए बी सी डी वाले, 4 में से एक सही वाले, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रू एंड फॉल्स वाले, मतलब 2 में से एक सही वाले। अब इस बंदे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई नियम नहीं है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस उसको 4 सही क्वेश्चन करने हैं, 4 या 4 से ज्यादा, कम से कम 4, कम से कम 4 सही क्वेश्चन करने हैं उसको। सही विकल्प चुनना है मतलब क्वेश्चन सही करने हैं। कम से कम 4 सही करने की प्रायिकता क्या होगी कि वो 4 क्वेश्चन सही कर पाए? क्या, कम से कम 4, इसका मतलब 4 भी कर सके, 5 भी कर सके, टोटल 5 है ना, तो कम से कम कहा गया, इसका मतलब बताओ उसकी क्या प्रायिकता है कि वो 4 सवाल सही कर सके या 5 सवाल सही कर सके। ये क्वेश्चन है, अब देखो और दिमाग लगाओ कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। हम्म,
देखो एक काम करते हैं, इन क्वेश्चनों के नाम रख लेते हैं कि 3 तो है मल्टीपल, मतलब 4 ऑप्शन वाले, 2 हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले। तो मल्टीपल चॉइस वाले का नाम रख लेते हैं M1, M2, M3। ये 3 क्वेश्चन तो है 4 ऑप्शन वाले, और 2 क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाले, T1, T2। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उनके सही होने के चांसेस, जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है इनके सही या गलत होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता तो होगी 1/4, क्योंकि 4 में से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो इन सवालों के सही होने की प्रायिकता तो 1/4 है, और गलत होने की प्रायिकता 3/4 है। ठीक है। इन क्वेश्चनों की बात करें, इन दो क्वेश्चनों की, इन दो क्वेश्चनों के सही होने की प्रायिकता होगी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन करता है तो सही होने की प्रायिकता 1/2 और गलत होने की प्रायिकता भी 1/2। ठीक है। सही होने की प्रायिकता भी 1/2 और गलत होने की प्रायिकता भी 1/2। अब बंदा 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो 4 क्वेश्चन कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकता है, पहले 4 की बात करते हैं, 4 सवालों की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन, 4 सवाल सही करने की प्रायिकता। चार सवाल सही कैसे कैसे कर सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं, नहीं 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, देखते हैं कि 3 तो ये सही कर ले, एक वो सही कर ले, मतलब एम एम ऐसे कर ले, एम 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 टी, MMT, MMT मतलब 3 तो मल्टीपल चॉइस वाले सही कर ले और एक ट्रू फॉल्स वाला सही कर ले। या फिर ये भी कर सकता है कि 2 MM कर ले, 2 TT कर ले, 2 MM कर ले, 2 TT कर ले, 2 मल्टीपल चॉइस कर ले, 2 ट्रू फॉल्स कर ले, 4 सही हो जाएंगे। तो ये तो बन गए 4 सवाल सही होने की तरीके। और कोई तरीका हो सकता है 4 सही करने की? नहीं, और कोई नहीं हो सकता, यही हो सकता है। ठीक है, सही है, सही कह रहा हूं मैं। सही है, कुछ गड़बड़ है, थोड़े से गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि एक सवाल वो गलत भी तो करेगा, 4 सही करेगा तो ये गलत करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सही करेगा तो 5 क्वेश्चन, तो ये गलत करेगा, क्योंकि यहाँ छोड़ने का विकल्प तो है नहीं। छोड़ने का विकल्प नहीं है तो वो 5 क्वेश्चन करेगा तो एक गलत भी करेगा। तो हमें गलत तो हमने लिया ही नहीं, गलत को हमें ऐड करना होगा, गलत को भी शामिल करना होगा ना। ये सही और एक गलत भी शामिल करना पड़ेगा, ये गलत। 4 सही एक गलत, प्लस यहां हो सकता है 1 M सही, 1 M सही, 1 M गलत, 1 M गलत और 2T सही, 2T सही। सही है ना। गलत भी तो करे, 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो 5 ही कर रहा है ना, वो छोड़ने का तो कोई यहाँ विकल्प है नहीं कि छोड़ेगा। तो 5 करेगा, 4 सही होने चाहिए, 4 सही होने चाहिए, तो इसका मतलब एक गलत भी होना चाहिए, तो ये गलत होगा। तो इसकी ब्राइट की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी रुको एक बार, एक बार थमो, थमो इस वजह से कि 3 सही है, हाँ 5 सही के भी निकालूंगा, अभी मैंने 4 सही की निकाली है, 5 सही की मैं अलग बनाऊंगा, 5 सही की अलग बनाऊंगा, अभी 4 सही की बना रहा हूँ। 4 सही को ही पहले अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये हुआ 3 क्वेश्चन ये है, 3 में से 3 क्वेश्चन चूज कर रहा है, तो 3C3 हो गए। क्वेश्चन को भी चुनने के तरीके होंगे ना कि ये करूं ये करूं ये करूं, पर 3 में से 3 हो गए, 3 में से 3 चुनने का तरीका एक ही हुआ, लेकिन 3C3 इसका हुआ इनटू
एक सही और एक गलत, इनको दो तरीके से कर सकता है। मतलब ये सही कर दे ये गलत कर दे, या ये गलत कर दे ये सही कर दे। तो इनके दो तरीके हो गए, या यूं समझो कि दो में से एक चुन रहे हो। 2C1, 2C1 इस बात का कि भाई ये गलत कर दूं ये सही कर दूं, या ये सही कर दूं ये गलत कर दूं। तो 2C1 इसका आ गया इनटू, अब इनकी प्रायिकताएं, एम सही होने की प्रायिकता 1/4, दूसरा सही होने की प्रायिकता 1/4, अगला सही होने की प्रायिकता 1/4, टी सही होने की प्रायिकता 1/2, टी गलत होने की प्रायिकता 1/2 प्लस। अब यहां पे आते हैं। अब तीन में से एक गलत, तीन में से दो सही करने, तो बच्चा वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। तीन में से दो सही भी तो, ये दो सही कर सकता है ये गलत कर सकता है, ये दो सही कर दे ये गलत कर दे, ये दो सही कर दे वो गलत कर दे, या ये दो सही कर दे ये गलत कर दे। तो इनके तरीके हो गए 3C2। तो सही करने का मतलब भी तो आगे भी ये हो सकता है ना कि तीन सवाल है, तीन में से दो एम सही करने एक एम गलत करना है। तो ये हो सकता है M1 M2 सही कर दे M3 गलत कर दे, M1 M3 सही कर दे M2 गलत कर दे, M2 M3 सही कर दे M1 गलत कर दे। तो इनके तरीके भी तो बनेंगे ना। तो तीन में से दो सही सवाल चुन लो, बचा हुआ सवाल अपने आप ही गलत करना है। 3C2 इंटू, अब यहाँ तो दो में से दो ही ढूंढने, दोनों के दोनों सही है, तो 2C, दो में से दो, मतलब ऐसे एक है लिखने की जरूरत नहीं है। M दो सही 1/4 1/4, एक गलत 3/4, 1/2 1/2। ये बन गई चार सवाल सही होने की प्रायिकता। 3C3 का मान 1, 2C3 का मान 2, ये 2/4, 2 2 की पावर 5 2 की पावर 8, 8 हो जाता है 256, 2/256 प्लस 3C2 का मतलब हो गया 3, 2C2 का मतलब 1 गुणा 3/256। ठीक है, ये 3 ये 3, ये 9 2 11 आ गया, 11/256 तो यहाँ आ गया। अब आ जाते हैं पांच सवाल सही होने के तरीके। पांच सवाल सही का मतलब सब सही करे, एम 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 टी टी, पांचों सही करे। तो पांचों सही करे तो चुनना है ही नहीं सारा, बस सबके सब सही कर दो। ये ही नहीं कि ये दो सही कर दो और ये गलत कर दो और ये सही कर दो, सब सही करने। तो झंझट ही खत्म। 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 और 1/256, और मिला दें जोड़ दें, कुल प्रायिकता हो गई 11 और 1 12/256। अगर मैं 4 पे काटूं, 4 तिया 12, 3/64। अरे वाह भाई, बड़ा शानदार सवाल हो, सवाल बड़ो ही शानदार हो, लाजवाब क्वेश्चन हो। एक मायने जो गलती हुई होगी वो ये गलती हुई होगी, आप लोगों ने सोचा कि दो सही दो गलत। अरे दो सही भी तो कई तरीका से कर सके, दो सही भी तो कई तरीका से कर सके कि ए दो सही कर ले वार वो गलत कर दे वार बे दो सही कर दे। बन भूल जावा आपा बे भूल जावा कि गलत भी तो कई तरीका है गलत का भी। अब T1 T2 है, अब इनमें से एक सही करना है एक गलत करना है, तो इसके भी तो दो तरीके हो सकते हैं कि T1 सही कर ले T2 गलत कर ले, T2 सही कर ले T1 गलत कर ले। तो दो संभावना है ना, सही गलत का मतलब ये नहीं कि एक ही तरीका है सही गलत का, यहाँ पे भी तो दो तरीके हैं, तो वो तरीके भी काउंट करने पड़ते हैं, क्योंकि गलत भी कितने प्रकार से कर सकता है ना। तो जो मेन गलती हुई है वो इनकी वजह से हुई है। ये हमने क्रम नहीं बनाए, हमने सिर्फ सही गलत ढूंढ लिया, पांच सही करने या तीन सही करने या चार सही करने वजह सोचा कि सही करने के भी तो तरीके हो सकते हैं, सही करने के भी तो तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ओहो ये तो खतरनाक है, भयंकर खतरनाक है। ये तो भयंकर खतरनाक है। हाँ क्वेश्चन अच्छा बनाया था।
अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बड़ा छोटा सा है बस लेकिन परेशान करने वाला है। ये कह रहा है कि शतरंज के बोर्ड में से याच्छ्य दो वर्ग चुने जाते हैं, उनकी भुजा उभयनिष्ठ होने की दो स्क्वायर चुने जाते हैं। टोटल स्क्वायर कितने होते हैं? टोटल स्क्वायर शतरंज के अंदर होते हैं 8 × 8 का होता है वो, यानी 64 स्क्वायर होते हैं। उन 64 स्क्वायर में से जो डब्बे होते हैं बोर्ड में, बॉक्सेस होते हैं, वो 64 बॉक्सेस होते हैं। उन 64 बॉक्स में से दो बॉक्स चुने गए, दो बॉक्स चुने गए, और जो दोनों बॉक्स है उनमें एक रेखा कॉमन हो, उनमें एक रेखा कॉमन हो, उनमें एक रेखा कॉमन हो, मतलब पहले बोर्ड देख लो। ये होता है शतरंज का बोर्ड। अब ये कह रहा है इस बोर्ड में से दो बॉक्स चुन लो। टोटल तरीके, पहले टोटल तरीकों की बात कर लेते हैं, कुल तरीके कितने हुए? दो बॉक्स चुनने। तो पहला बॉक्स चुनने के तरीके हुए, कुल तरीके, पहले कुल तरीके बताओ कितने होंगे। इसको टुकड़ों में करेंगे तो थोड़ा मुश्किल सवाल है। पहले ये बताओ कि कुल तरीके कितने होंगे। दो बॉक्स चुनने, दो बॉक्स चुनने के कुल तरीके कितने होंगे? दिमाग लगाना, दिमाग लगाना कि दो बॉक्स चुनने के कितने तरीके होंगे। कुल तरीके की बात करें, एक बार भूल जाओ लाइन कॉमन है नहीं है वो बात की बात है, अनुकूल घटनाएं बात की बात है। एक बार कुल घटनाएं बना रहे हैं, 64 में से दो बॉक्स बना रहे हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। करो करो थे करो, फिर बात करो। चलो कर ली, आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में 64 C2 आएगा या 64 P2 आएगा? 64 C2 आएगा या 64 P2 आएगा? चौसठ P2 आएगा, 64 P2 आएगा। कोई व्यक्ति ये पहले ये बॉक्स चुनता है फिर ये चुनता है, या पहले ये चुनता है फिर ये चुनता है, दोनों बातों में अंतर है। ये दो अलग अलग चयन कहलाएंगे, ये दो अलग अलग चयन कहलाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जिसने भी जो बॉक्स, ये सीधी सीधी बात है, यहां से कोई एक बॉक्स मैंने रोक लिया फिर मैंने ये चुना
किसी ने ये चुना ये चुना, ये तो डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर है इन दोनों में कि मैं इन दोनों में से कौन से बॉक्स को चुन रहा हूं। इस बात से सीधा फर्क पड़ेगा यहाँ पे कि भाई मैंने ये बॉक्स चुना, कोई मेरा साथी है जिसको कहा कि तू दूसरा बॉक्स तू चुन ले, तो मैंने ये चुना और उसने वो चुना, या मैंने ये चुना और उसने वो चुना, तो ये दो चीजें होगी। जैसे पासे में होता है, 1 6 और 6 1 में अंतर होता नहीं होता। पासे में 1 6 और 6 1 में अंतर होता नहीं होता। 1 6 का मतलब होता है पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 6 आया। एक होता है कि पहली बार में 6 आया, दूसरी बार में 1 आया। अंतर है नहीं इस बात का, तो इस बात का अंतर है। अंतर है तो फिर ये सी का केस नहीं हुआ बल्कि पी का केस हुआ। चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। अभी और भी समझ में आ जाएगा कि 64C2 गलत क्यों है और 64P2 सही क्यों है। दूसरे तरीके से आते हैं। मान लो एक बार पी और सी से दूर भागते हैं। कौन चाहिए? ना सी चाहिए ना पी चाहिए, दिमाग चाहिए। आओ पहले एक व्यक्ति ने बुलाओ कि भैया बॉक्स चुन ले। पहले एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तू भाई बॉक्स चुन ले, जो तुझे पसंद हो वो बॉक्स ले ले, जो भी तुझे पसंद है एक बॉक्स ले ले। कितने प्रकार से बॉक्स चुन सकता है? 64 प्रकार से। 64 प्रकार से चुन सकता है। इन 64 में से कोई भी बॉक्स वो ले सकता है, कोई भी ले सकता है। उसके पास कितने चॉइसेस है? 64 चॉइसेस है उसके पास बॉक्स चुनने की। कोई भी एक बॉक्स वो अपने हिसाब से चुन सकता है। चुन लिया। अब बुलाया दूसरे व्यक्ति को कि भैया अब तू आ जा, तू एक बॉक्स चुन, तू बॉक्स चुन। अब वो उसके पास कितने चांसेस है? दूसरे व्यक्ति के पास कितने तरीके होंगे? जो भी पहले व्यक्ति ने ले लिया वो तो ले लिया, अब वो तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वही उसने भी ले लिया तो दोनों के सेम हो जाएंगे। सेम हो गए तो दो बॉक्स कहाँ हुए? वो तो एक ही बॉक्स हो गया। अगर दोनों सेम बॉक्स ले लेते हैं फिर ये तो एक ही बॉक्स हो गया, दो बॉक्स कहाँ हुआ? क्वेश्चन ने कहा है कि दो बॉक्स लेने, आपने तो एक ही बॉक्स ले लिया। सेम बॉक्स लेने का मतलब एक ही बॉक्स ले लिया। आपको यहाँ पे दो बॉक्स लेने थे, आपने सेम बॉक्स ले लिया। इसका मतलब आप वो नहीं ले सकते जो पहले वाले व्यक्ति ने ले लिया। जो पहले वाले व्यक्ति ने ले लिया वो नहीं ले सकते, तो वो छोड़ के तरीके कितने होंगे? 63। 63 तरीके, ये टोटल तरीके हुए। पहला व्यक्ति ने 64 में से कोई भी बॉक्स ले सकता है, दूसरा व्यक्ति बचे हुए 63 में से कोई भी ले सकता था। कुल तरीके कितने हुए? 64 इंटू 63। अब 64 इंटू 63 इनमें से कौन है? ये सी वाला क्या है? सी वाला होता है 64 इंटू 63 बटा 2 बार उल्टा 2 बार सीधा। सी होता है 64 इंटू 63 इंटू 1 इंटू 2, 2 बार उल्टा 2 बार सीधा। लेकिन पी वाला क्या होता है? पी वाले में बस उल्टा चलना होता है, नीचे कुछ नहीं आता। तो ये कौन सा हुआ? ये पी वाला। है ना? सही है। ये 64P2 हुआ, ना कि 64C2 हुआ। सही है। हाँ तो कोई दो बॉक्स चुनवा रहे हैं ना हम तो। यहाँ तो हम कह रहे हैं कोई दो बॉक्स। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं। आप ये समझना चाहते हैं कि दो बॉक्स सेम बॉक्स ले लो। अगर सेम बॉक्स ले लिया तो उनकी लाइनें कॉमन कैसे आएगी? उनकी लाइनें कॉमन कैसे आएगी? दो बॉक्स लोगे तो ही तो उनके बीच की दीवार कॉमन आएगी। जब आप दो बॉक्स लेंगे तभी तो उनके बीच की दीवार कॉमन आएगी कि आप कहोगे हाँ ये दीवार कॉमन आई है। तो दीवार कॉमन कब आएगी? जब दो बॉक्स होंगे तो उनके बीच की दीवार कॉमन होगी। अगर दोनों बॉक्स एक हो गए फिर तो कॉमन वाली बात ही नहीं रही। आप कहोगे दो मकान है उनमें एक दीवार कॉमन है, तो एक दीवार कम कॉमन होगी जब दो मकान होंगे, तब उनके बीच में एक दीवार कॉमन होगी। होगी या नहीं होगी? ठीक है। अच्छा एक ही पर्सन दोनों चुने तो दो चुनने पड़ेंगे ना। पहले एक बॉक्स चुनेगा फिर उसी बॉक्स को दोबारा चुन लेगा तो सेम बॉक्स हो गया। सेम बॉक्स हो गया तो दो बॉक्स कैसे हुए? और जब दो बॉक्स नहीं हुए तो दीवार कॉमन होने का क्या मतलब बना? दीवार कॉमन होने का सेंस क्या रहा? वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि दीवार कॉमन है। क्या दीवार कॉमन है? वो तो घर ही एक ही है। वो तो घर ही एक है, तो कॉमनिटी मतलब ही नहीं बनती। तो इसका मतलब है दो अलग अलग बॉक्स आपको चुनने हैं, एक बॉक्स लेना है फिर एक बॉक्स और लेना है, फिर देखना उनके बीच की दीवार कॉमन कब कब हो सकती है। दो अलग अलग बॉक्स लेकर उन्हें देखना है कि उनके बीच में कॉमन दीवार कितनी बार हो सकती है, कितनी बार उनकी दीवारें कॉमन है। अब आ जाओ दीवारों को कॉमन लेने की बातें करते हैं। ध्यान से सुनना, अब यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। दीवार कॉमन लेने की बातें करते हैं कि दीवार कितने प्रकार से हम कॉमन ले सकते हैं। देखो अगर कॉर्नर प्लॉट हुआ,
अगर जो हमने पहला व्यक्ति ने जो चुना वो अगर कॉर्नर का चुना है, अगर उसने कॉर्नर को चुना है, अगर उसने कॉर्नर को चुना है, कॉर्नर वाले, अगर जो पहला बॉक्स चुना गया था, पहला बॉक्स जब चुना गया था, अगर वो उसने कॉर्नर का बॉक्स चुना है, चार नहीं चुने, चुना एक ही है, एक बार बता रहा हूं कि अगर उसने कॉर्नर का चुना है, इसमें कई संभावनाएं हैं, अगर उसने कॉर्नर का चुना है, अगर कॉर्नर का चुना है, जैसे ये चुना है, तो इस कॉर्नर वाले के साथ एक दो बॉक्स ये जो उसके साथ कॉमन है, दो ही बॉक्स हैं जो उसके साथ कॉमन है, सही है। अगर ये चुना जाए कॉर्नर का, तो इसके साथ भी दो ही है जो कॉमन है, इसके साथ भी दो ही बॉक्स है जो कॉमन है, इसके साथ ही सिर्फ दो ही बॉक्स होंगे जिनकी दीवारें इसके साथ कॉमन होंगी। अगर आप कॉर्नर का प्लॉट है, सोचो एक मकान है, ये पूरा एक शहर बसा हुआ है, ये कोई कॉलोनी बसी हुई है, इस कॉलोनी में अगर कॉर्नर का प्लॉट है, तो इसमें ये वाला व्यक्ति इसके साथ दीवार शेयर करेगा और ये व्यक्ति इसके साथ दीवार शेयर करेगा, अगर कॉर्नर का है तो, ठीक है, समझा। तो कॉर्नर वालों को आपको अलग से ट्रीट करना है, कॉर्नर वालों को अलग से ट्रीट करना है, ये जो कॉर्नर वाले हैं इनको आपको अलग से ट्रीट करना है। एक एक प्रकार तो हो गए कॉर्नर वाले। अब कॉर्नर वाले के बाद क्या आते हैं दूसरे वाले भैयाओं पे, इन भैयाओं को देखो, जो इन पे है, मतलब बीच में नहीं है, चेस बोर्ड के बाउंड्री पे है, जो बाउंड्री पे है उन पे गौर करो। इस मकान की बात करते हैं, इस मकान के कितने पड़ोसी होंगे जो दीवार शेयर करेंगे, एक, दो और तीन, सही है। कॉर्नर वाले से कितने लोग शेयर करेंगे, कॉर्नर वाले से दो लोग शेयर करेंगे, कॉर्नर वाले से दो लोग शेयर करेंगे, लेकिन कॉर्नर वालों से दो लोग शेयर करेंगे, लेकिन जो कॉर्नर पे नहीं है लेकिन बाउंड्री पे है, कॉर्नर पे नहीं है परंतु बाउंड्री पे है, उनसे तीन लोग शेयरिंग करेंगे, उनसे तीन लोग शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई भैया का प्लॉट अंदर है, किसी का प्लॉट अंदर है, तो एक, दो, तीन, चार, इससे चार लोग दीवार शेयर करेंगे। सही है गलत है, सही है या गलत है। जो कॉर्नर पे हैं, चेस बोर्ड के कॉर्नर पे जिनके मकान है, उनके दो ही पड़ोसी होंगे जो दीवार शेयर करेंगे, लेकिन अगर कॉर्नर पे नहीं है परंतु बॉर्डर पे है, उन घरों से तीन लोग शेयर करेंगे, और जो लोग अंदर हैं उनसे चार लोग शेयर करेंगे। समझ में आया नहीं आया। ये बात समझ में आई नहीं आई। ये कह रहा है दीवार शेयर करनी है, वो जो दोनों आदमी आप चुने वो इस प्रकार से हो कि वो दीवारें शेयर करें। तो दीवार शेयर करने के तरीके हुए, कॉर्नर वालों से दो लोग शेयर करेंगे, चार लोग हैं जो कॉर्नर के हैं, चार घर हैं जो कॉर्नर के हैं, और हर कॉर्नर वाले से दो लोग शेयर करते हैं, हर कॉर्नर वाले से दो लोग शेयर करते हैं, चार इंटू दो, ये इनकी स्थितियां होगी। प्लस प्लस ये वाले जो बॉर्डर पे कॉर्नर छोड़ दो, तो कितने होते हैं, आठ, आठ 16, 16 और सात ये, सात ये 14, 16 और 14 30 होते हैं, 30 में से चार चले गए, 30 में से चार चले गए, एक, दो, तीन, चार, है ना, सात ये हो गए, यूं समझ लो सात ये हो गए, और ये कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, छह ये हो गए, छह ये हो गए और छह ये हो गए, क्यों, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 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 छह चौक 24 हो गए। 24 घर ऐसे हैं, 24 घर ऐसे हैं जो बाउंड्री पे हैं परंतु कॉर्नर पे नहीं है, बाउंड्री पे है परंतु कॉर्नर पे नहीं है, उनसे तीन व्यक्ति शेयर करते हैं, तीन घर कॉर्नर शेयर करते हैं, और बच गए कितने, कितने बच गए, 24 तो ये वाले, चार कॉर्नर वाले 28, तो 28 गए, 28 घरों का हिसाब हो गया। अब 64 में से 28 घर गए, कितने बच गए, 64 में से 28 गए 38 घर, 64 में से 28 गए 36 या 38, 38, 38 घर ऐसे हैं जिनसे चार लोग शेयर करते हैं, जिनसे चार लोग दीवारें शेयर करते हैं, 36 बचेगी, 64 में से 28 गया,
हाँ 36 बचे ना यार, 36। ये हो गए दीवार शेयर करने के तरीके। हमारे कैलकुलेटर से जोड़ लो। 8 प्लस 72 प्लस 144, ये 80 हो गया। 80 224। दीवार शेयर करने के 224 तरीके होंगे। अब टोटल से प्रायिकता निकाल लो। 64 इंटू 63 बट्टा 224 बट्टा 2 पे काटें 112 32, फिर 2 पे काटें 5 6 16, 4 पे काटें 4 चौक 16, 7 2, 7 नीम 63 9, 1/18। और ये था धुड़ुम बुम। वो फिर ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पहले अगर हम सोचे कि भैया मैं इनको नहीं इनको एक ही काउंट करूंगा, तो फिर आपको ये लास्ट तक याद रखना पड़ेगा। आपने कुल घटनाओं में मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है, आप सी की जगह पी की जगह सी लगाना चाहते हैं, मान लीजिए, चलो आपने लगा लिया, कोई बात नहीं। फिर आप क्या करते हैं कि कुल घटनाओं में तो आप सी यूज कर रहे हैं और अनुकूल घटनाओं में आप पी यूज कर रहे हैं, फिर वही नहीं कर सकते। दोनों साइड एक रूल लगाओ, तब तो वो दोनों साइड चल जाएगा। एक साइड आप ये रूल लगा रहे हैं, एक साइड वो रूल लगा रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। अगर मान लो सी भी लगाना चाहो, चलो कोई बात नहीं, आप सी लगा लो। चलो हम सी पे भी आते हैं। आपको ये डिफरेंस तो याद है। इस डिफरेंस को समझे बिना आप काम नहीं चला सकते। इन दोनों में अंतर समझे बिना आप काम नहीं चला सकते। अब आप ये सोचो कि चलो मैं यहाँ तो 64C2 कर लूंगा, कर लिया 64C2। अब 64C2 आपने कर लिया और आपने घटनाएं ऐसे निकाली। अब इसमें हमने यूं और यूं दोनों गिने, हमने यूं और यूं को दो गिने। तो ये नहीं कर सकते आप। यहाँ पे तो आप कह रहे हैं मैं क्रम को नहीं मानूंगा, मैं इसको और इसको कोई डिफरेंस नहीं दूंगा, ये एक ही मानूंगा। ठीक है, चलो एक ही माना आपने। लेकिन यहाँ पे तो ये हुआ है, यहाँ पे तो ये दोनों साइड हुई है, यहाँ पे तो ये दोनों साइड हुई है। क्योंकि यहाँ पे गौर करो, अगर गौर करवाता हूँ, देखो इसकी बारी आई थी नहीं आई थी, इसकी बारी आई थी, इसकी बारी देखो यहाँ आ चुकी, इसकी बारी यहाँ आ चुकी, इसकी बारी भी यहाँ आ चुकी। और ये वाला जो है ये 2 बार काउंट हो गया, ये भैया 2 बार काउंट हुआ है। ये जो मैंने येलो डॉट बनाया ये 2 बार काउंट हुआ है। कैसे? एक बार इसके अंदर काउंट हुआ है, एक बार इसके अंदर काउंट हुआ है। तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आगे जाके क्रम ना बनाने लग जाओ। फिर शुरुआत में आपने मना कर दिया मैं क्रम नहीं बनाऊंगा, मत बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आगे जाके घटनाओं में आप क्रम बनाने लग जाओगे। फिर ये नहीं चल सकता ना कि एक जगह कुल घटनाओं में तो आप क्रम नहीं बना रहे, लेकिन अनुकूल घटनाओं में क्रम बना रहे हो। तो फिर दोनों में एक साथ एक जैसा रखना पड़ता है कि मैं क्रम यहाँ पे भी नहीं बनाऊंगा, मैं वहां पे भी नहीं बनाऊंगा। और ज्यादातर आप क्रम बना ही बैठते हैं, अनुकूल घटनाओं में आप क्रम बना ही बैठते हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही ध्यान रख लो कि मैं क्रम बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है बात? समझ, यहाँ क्रम बना है, यहाँ देखो यहाँ क्रम बना है। यहाँ पे आपने इसे दो माना है, एक बार इसको इसका पड़ोसी माना, एक बार इसको इसका पड़ोसी माना। जब आप इस वाले डॉट पे आए, मैं 2 डॉट बना देता हूं, एक पिंक डॉट। जब पिंक पे आए आप, तो पिंक जब थे तो आपने येलो को पड़ोसी माना, और जब येलो पे आए तो पिंक को पड़ोसी माना। यानी आपने एक ही को 2 बार काउंट हुआ है। अब 2 बार काउंट हुआ है, इसका मतलब आपने ये दोनों को 2 बातें माना है। अब यहाँ तो आप दो चीजें कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं मानूंगा, यहाँ पे मैं अलग अलग मानूंगा, यहाँ पे तो मैं सिर्फ दोनों को एक ही चीज मानूंगा। फिर तो ये अनुकूल घटनाओं में फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अनुकूल घटनाओं में भी फिर इस बात का ध्यान रखो कि भैया ये एक ही चीज है ना। फिर वो फर्क आ जाता है, इससे दिक्कत वो आ जाती है। इससे अच्छा कि क्रम बना के चलो, ताकि आगे भी दिक्कत ना हो कि भैया ठीक है हम नहीं करते ना, हम पासे फेंकते हैं, पासे में हम क्रम बनाते हैं। हम 1 6 6 1 को 1 6 6 1 को 2 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रम बनाते हैं। आगे अनुकूल घटनाओं में भी क्रम बनाते हैं, चलने दो, एक जैसा चल रहा है। है ना, एक जैसा वहां चलता रहता है।
अब अगला क्वेश्चन, 21 टिकट है जिनके ऊपर 1 से लेकर 21 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इसमें से 3 टिकट चुने जाते हैं और वो तीनों टिकट के जो नंबर है वो समांतर श्रेणी में हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? समांतर श्रेणी में हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? वह समांतर श्रेणी में हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? ये ध्यान से करना, ये ध्यान से करना। तीन में से 21 है, 21 में से 3 टिकट निकाल लो। 21 में से पहले 3 टिकट निकालो, फिर 3 टिकट को इस तरीके से निकालो कि समांतर श्रेणी बन जाए। इस तरीके से निकालो 3 टिकट को कि आपके जो 3 नंबर हो वो समांतर श्रेणी बनाए। देखो वो डिसाइड, मैंने पहले कहा, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको क्रम बनाने नहीं बनाने। कई बार क्रम बनाना, कई बार आप आगे जाके क्रम बना लेते हो। तो एक नियम तय कर लो कि मैं क्रम नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा तो फिर यहाँ पे भी नहीं बनाऊंगा और अनुकूल घटनाओं में भी नहीं बनाऊंगा। फिर आप कुल घटनाओं में क्रम नहीं बना रहे हैं लेकिन अनुकूल घटनाओं में क्रम बनाने लग जाते हैं, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पहले क्लियरली जो अनुकूल घटना, जिस तरीके से आपने अनुकूल घटनाएं, कुल घटनाएं निकाली है, उसी तरीके से आपको अनुकूल घटनाएं निकालनी होती है, उसी तरीके से। फिर आप यहां क्रम नहीं बना रहे तो फिर वहां भी क्रम नहीं बना सकते, है ना? तो ये सिमिलैरिटी ले आओ, वो ठीक है। अच्छा, अभी वो अवतार कह भाग लगता है, ये 2 का भाग लगने, यहाँ पे तो सिर्फ 2 चीज चूज कर रहे थे तो 2 का भाग लग रहा था। अंडर फैक्टोरियल 3 का भाग भी लग सकता है, अगर 3 चीजें होती तो 3 चीजों के कई क्रम बनते, तो फिर वहां पे फैक्टोरियल 3 का भाग भी लगता। तो इसलिए पहले ये डिसाइड करो कि क्रम बनाना है या नहीं बनाना। और क्रम बनाना है तो फिर याद रखना कि हर चीज जो चुन रहे हो उसके क्रम भी आगे बनाने पड़ेंगे। कई बार आप हेडेक नहीं लेना चाहते, भाई मैं क्रम के हेडेक को लेना चाहूँ और आगे भी मैं क्रम कौन बनाऊंगा, सी पे चलने दो वरना पी पे चलने दो। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको आप सी पे चलने दो, क्यों पी पे चलाओ? कुल घटनाएं, वरना मन आगे जा माथा पच्ची करनी पड़ेगी। कुल घटनाएं 21C3, ये लो। अब 21C का यूज किया, मतलब अब मैंने क्रम नहीं बनाऊंगा, अब मैं आगे भी क्रम नहीं बनाऊंगा, अब मैं आगे भी क्रम नहीं बनाऊंगा। अच्छी बात है, और आगे बहुत दिक्कत होती, अगर मैं यहाँ पे पी ले लूँ, पी आ जैसी, लेकिन यहाँ पे पी लेता नहीं, मेरी परेशानी बढ़ जैसी कि यहाँ अगली बार जब मैं नंबर लूंगा 1 2 3, तो फिर मैंने यहाँ भी ले सकूँ 2 1 3, मान यहाँ भी ले सकूँ 3 2 1, मान यहाँ भी ले सकूँ 2 1 3, फिर भी बनाना पड़ेगा वन सारा, वे मेरे फिर सिर खराब हो जाएगा। इससे चौक है मैं क्रम नहीं बनाऊंगा। 1 2 3 मतलब 1 2 3 बस, चाहे फिर वो 2 1 3 हो, चाहे 3 1 2 हो, चाहे 1 3 2 हो, वो सब एक ही बात है। तो कई बार आप क्रम नया बनाने वाला ज्यादा फायदेमंद होता है कि नहीं क्रम नहीं बनाएंगे, ये ठीक है। 21C3, तो आ जाओ, अब इसको समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो समांतर श्रेणी एक तो ये बन सकती है, 1 2 3, एक ये हो सकती है 2 3 4, एक ये हो सकती है 3 4 5, और बन सकती है, और बन सकती है, और लास्ट वाली बन सकती है 19 20 21, बस। एक एक अंतर वाली कितनी समांतर श्रेणियां बन सकती है? अब मैं क्रम नहीं बना रहा, देखो क्रम बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता, 1 2 3 3 2 1 2 3 1, 1 3 2, सब अलग अलग काउंट होता फिर, क्योंकि क्रम काउंट हो रहा है, क्रम काउंट हो रहा है तो 1 2 3 के कई जितने भी तरीके वो सारे काउंट होते हैं, तो बस सिरदर्दी हो जाती। इस बार मैंने सी ले लियो, मेरा काम खत्म, पर झंझट ही कोनी की भाई तू आगा तू पीछा। अब 1 2 3 1 2 3 है, बस आ कोनी के 2 आगे है कि 3 पीछे है, झंझट ही खत्म। तो 1 2 3 समांतर श्रेणी है, सार्वंतर 1 है, 2 3 4 समांतर श्रेणी है, सार्वंतर 1 है, तो एक एक सार्वंतर की कितनी बन सके अभी बना ली,
कितनी बनी काउंटिंग करा, एक A2 A3 डैश 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 19 तक, तो इनकी संख्या होगी 19। एक काउंटिंग में होगी 19 समांतर श्रेणियां होगी जिनमें अंतर एक का आएगा। दो दो का अंतर की भी तो बन सके। अब दो दो के अंतर की, 1 3 5, 1 3 5 है ना, 1 3 5, 2 4 6, 3 5 7 और डैश 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 21 19 17, 17 19 21, बस दो दो में ये लास्ट बनेगी। तो ये टोटल बन गई 1 2 3 से लेकर 17 तक। 17 समांतर श्रेणियां बन जाएगी दो दो के अंतर वाली, दो दो के अंतर वाली 17 बन जाएगी। अब आ जाते हैं तीन तीन अंतर वाली, तीन तीन अंतर वाली हो जाएगी 1 4 7, एक ये बन गई, 2 5 8 ये हो गई, 3 6 9 और लास्ट आ जाएगी हमारी 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3 15, ये हो जाएगी 15 18 21 लास्ट। ये टोटल हो गई 15 समांतर श्रेणियां। अब चालता जाओ और सोचो कि एक अंतर की, दो अंतर की, तीन अंतर की, फिर चार चार अंतर की, पांच पांच अंतर की, छह छह अंतर की, सात सात अंतर की, आठ आठ अंतर की, नौ नौ अंतर की और दस दस अंतर की। दस दस अंतर की वजह से 1 11 21 बस आ लास्ट हो सी और आ एक ही बन सी खाली। 10 10 अंतर वाली, एक एक अंतर वाली सारी समांतर श्रेणियां बना ली, दो दो वाली सारी बना ली, तीन तीन वाली सारी बना ली, फिर चार चार वाली, पांच वाली, छह छह वाली, सात सात वाली, आठ आठ वाली, नौ नौ वाली, 10 10 वाली सबसे लास्ट होगी। 10 10 वाली क्यों, 1 11 21। अब 11 अंतर वाली नहीं बन सकती, 11 अंतर वाली बनाते हैं तो 1 12 23, 23 तो हमारे पास है ही नहीं, 21 लास्ट है, तो इसका मतलब 10 से अंतर ऊपर नहीं जाएगा। सही है, सही है, लास्ट है। तो टोटल समांतर श्रेणियां कितनी बनी आपनी, एक एक अंतर वाली 19, दो दो अंतर वाली 17, तीन तीन अंतर वाली 15 एंड डैश 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 लास्ट एक, लास्ट एक। सही है, 19 17, ये सबसे हाईएस्ट सवाल है। ऐसा सवाल को नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट कराने के लिए दिया जा रहा है कि एक बार थे आने थोड़ा समझ जाओ कि करी जा सके, इसी को नहीं कि इम्पॉसिबल है। जोर आवे तो स्वाभाविक सी बात है, तो परेशान है प्रायिकता, परेशान सब नहीं करे क्योंकि कोई रूल बुक तो है को नहीं, बिना रूल बुक का चीज चाले तो परेशान तो करे, लेकिन सोचने को तरीको बदल देगा, दिमाग का जो तार है वे खोल देवे, तो कितना जबरदस्त तरीका से। अब आए एक समांतर श्रेणी बन गई, पहले आ देखा मैंने पदों की संख्या कितनी है, तो एक एक 19 से शुरू करा, 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1, यानी कुल मिलाकर 10 पद है। 10 पदों का जोड़ कर लें, समांतर श्रेणी है या, और समांतर श्रेणी का जोड़ होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक से शुरू कर दें इसको, n 10 है, 10 पद है, प्रथम पद 1 है, पदों की संख्या 10 है, सार्वंतर 2 है, तो यह जैसे 5 इंटू 9 दूनी 18, 18 और एक 20, यानी 100 समांतर श्रेणियां बनेगी। तो प्रायिकता हमारी होगी 100/21 C3, जो गया 21 20 19/1 2 3। 21 इंटू 20 इंटू 19/1 2 3, 20 पंजे 100, 3 सत्ते 21, 2 ऊपर चला गया तो 5 दूनी 10,
बटा 7 गुणा 19, 10/133। हाँ, 10/137, 133। है ना? जो ज्यादा मुश्किल चीज होती है वो है कि इन सवालों में कोई फॉर्मूले नहीं होते। कोई फॉर्मूला ना होने की वजह से सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने तर्कों का इस्तेमाल करो कि भाई कैसे कैसे आप समांतर श्रेणियां बना सकते हैं। फिर 3 नंबर चुनने हैं आपको, 3 नंबर आप कैसे कैसे चुनेंगे कि समांतर श्रेणी बन जाए, और वो भी क्रम में। ऐसे नहीं कि हर कोई बनाने लग गए तो आपको पता ही नहीं अब ये 100 समांतर श्रेणियां बनने वाली है। अगर 100 समांतर श्रेणियां आप यूं ही रैंडमली कुछ बनाने लग गए तो 100 बना ही नहीं सकते। या तो 100 से बहुत कम बना लोगे, या रिपीट कर करके 100 से ज्यादा बना दोगे। तो पहले हमने सिस्टमेटिकली बनाया कि एक एक वाली समांतर श्रेणियां कैसे बन सकती है। जिनका सार्वंतर 1 हो वो समांतर श्रेणियां। फिर 2 के सार्वंतर वाली, जिनका कॉमन डिफरेंस 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। 10 से ऊपर जा नहीं सकती। तो ये होगी। पता चल गई कि 1 के डिफरेंस वाली कितनी बनी, 19। 2 के डिफरेंस वाली कितनी बनी, 17। 3 के डिफरेंस वाली 15। तो पता चला कि ये भी समांतर श्रेणी बना रही है। समांतर श्रेणी की गिनती में भी समांतर श्रेणी आ रही है। फिर ये सारी समांतर श्रेणियों की संख्या आ गई, इनको जोड़ लिया, अनुकूल घटनाएं आ गई बटा कुल घटनाएं, ये भाग दे दिया। ये एक आता है संयोगानुपात। संयोगानुपात एक आता है पक्ष में संयोगानुपात, एक आता है विपक्ष में संयोगानुपात। अभी को फॉर्मूला बता दो थे, ओके। फॉर्मूला पक्ष में संयोगानुपात और विपक्ष में। पक्ष आ रहा का मायने, ऊपर हुए अनुकूल घटनाएं, नीचे हुए प्रतिकूल घटनाएं। किसी घटना, किसी भी प्रयोग की अनुकूल घटनाएं ऊपर और प्रतिकूल घटनाएं नीचे। ये प्रतिकूल क्या होती है? प्रतिकूल वो चीज जो हमें नहीं चाहिए होती है। कुल घटनाओं में से अनुकूल घटनाएं, जो फेवरेबल इवेंट्स है वो घटा दो, अपने आप अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल तो वो जो चाहिए, प्रतिकूल जो नहीं चाहिए, तो टोटल में से घटा दो, प्रतिकूल घटनाएं आ जाएगी। ये होता है पक्ष में संयोग अनुपात। विपक्ष में होता है एक प्रतिकूल ऊपर। वो फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा समय बाद भूल जाऊंगा, कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है। एक ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ। कौन समय कौन सो नीचे हुआ और कौन सो ऊपर हुआ।
इसमें n व्यक्ति है, n व्यक्ति की एक समिति गोल मेज के चारों तरफ बैठती है, तो कुल घटनाएं हो गई टोटल इवेंट्स। गोल मेज पे बैठ रहे हो, तो गोल मेज पे बैठने के तरीके हो गए फैक्टोरियल n-1, ये कम हो जाता है n-1 गोल मेज पर, गोल मेज पर n-1 हो गया। दो विशेष व्यक्ति साथ बैठे, तो अनुकूल घटनाएं हो गई। दो व्यक्तियों को एक व्यक्ति मानो, तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी n-1। दो व्यक्तियों को एक मान लोगे, है ना, दो व्यक्तियों को एक व्यक्ति मान लोगे, तो टोटल n व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों को एक मान लिया, जैसे 5 व्यक्ति थे, दो को एक मान लिया तो 4 ही हुए, तो n-1 हो गए। अब n-1 को गोल मेज पे बिठाओगे तो n-1 वो n-2 हो गया। और दो तरीके इनके साथ में बैठने के, दो तरीके इनके भी साथ में बैठने के, तू आगे मैं पीछे, मैं आगे तू पीछे, ये तरीके उसके हो गए। ये अनुकूल घटना हो गई। अब प्रतिकूल घटनाएं निकाल लो। प्रतिकूल घटनाएं, प्रतिकूल घटनाएं होती है कुल घटनाओं में से माइनस कर दो, अनुकूल घटनाओं को माइनस कर दो, तो कुल घटनाएं n-1 है, उसमें से फैक्टोरियल 2 यानी 2 हो गया, इसको माइनस कर दो। यहाँ से n-1 कॉमन ले ले, बाहर निकाल ले, तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल n-2, 2 n-2, फैक्टोरियल n-2 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद n-3 हो गया। प्रायिकता निकाल लो। अनुकूल घटनाएं ऊपर, अनुकूल घटनाएं हमारी 2 फैक्टोरियल n-2, प्रतिकूल घटनाएं हैं n-3 फैक्टोरियल n-2, ये कट गया 2/n-3, ये आ गया। टोटल फैक्टोरियल n-1 के गोल मेज पे बिठा रहे हो ना, तो गोल मेज पे बिठाने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1, कुल तरीके हो गए फैक्टोरियल n-1, और फिर दो को एक मान लिया, दो को एक मान लिया तो n व्यक्ति टोटल थे, तो दो को एक मानने से n-1 व्यक्ति हो गए। n-1 को गोल मेज पे बिठाएंगे तो n-2 तरीके हो जाएंगे, और दो तरीके उनके साथ साथ बैठने के आगे पीछे होके, तो वो हो गए। इनको घटा दिया, प्रतिकूल घटनाएं आ गई, मान रख दिया, आंसर आ गया। हाँ, तो प्रतिकूल पहले वो दोनों निकालना पड़ता है ना, अनुकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं दोनों निकाल के फिर भाग देना होता है। प्रतिकूल पूछे, अच्छा प्रतिकूल वाला पूछे, प्रतिकूल वाला ये हो जाएगा। प्रतिकूल वाला, ये अनुकूल वाला हो गया था, ये तो अनुकूल वाला हो गया, प्रतिकूल वाले में उल्टा आ जाएगा, इसमें उल्टा आ जाएगा, ये आ जाएगा n-2/2, और हमारे क्वेश्चन में प्रतिकूल पूछा तो इसलिए b हो जाएगा n-3/2, ये गलत हो गया, n-3/2, ठीक है। ये तो सवाल प्रायिकता का है ही नहीं, ये समुच्चय सिद्धांत का आ गया। है ना, इसमें क्वेश्चन में कहीं प्रायिकता है ही नहीं, तो ये तो स्किप करो, इस पे आओ। गलत क्वेश्चन आ गया, बिना प्रायिकता का। ये 50वां क्वेश्चन, सभी 3 अंकों वाली संख्या है जिनके तीनों अंक समान हो की प्रायिकता क्या हो सकती है। आपको 3 अंक वाली संख्या बनानी है और उसके तीनों अंक समान हो, इस बात की क्या प्रायिकता है। उसके तीनों अंक समान हो, इस बात की क्या प्रायिकता है।
देखो, हमारे पास जो अंक होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास 10 अंक होते हैं। इनसे अगर हम 3 अंकों की संख्या बनाते हैं, जो कि हम बना चुके हैं काफी बार, 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो यहां पर आप जीरो नहीं ला सकते। यहां पर आप जीरो नहीं ला सकते, तो यहां पर आप जीरो को छोड़कर इसे 9 तरीके से भर सकते हैं। जीरो को छोड़कर इसे 9 तरीके से भर सकते हैं। 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी भर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं भर सकते। तो ये 9 प्रकार से हो गया। इस खाने को 10 प्रकार से, इस खाने को 10 प्रकार से, है ना। तो आपके पास कुल कितने नंबर बनेंगे? 900 नंबर बनेंगे। कुल 900 संख्याएं आपके पास तैयार हो जाएंगी। 900 संख्याएं तैयार हो जाएगी। कहां से शुरू होगी? 100 से। 100 से लेकर, भैया भी थे काउंट कर सको, 100 से लेकर काउंटिंग 100 से शुरू होती, और भी के बाद में ये जो नंबर है, जितना भी नंबर 3 अंका का बना सके वे सारा बन जी। और 3 अंका का सारा नंबर बन सी, तो लास्ट को कौन सोची? 999। 999 लास्ट होती। 100 से काउंटिंग शुरू होती और 999 तक जासी। पहला नंबर बन सी 100। 3 अंका को पहला नंबर कितना हुआ भी देख ले यार। 3 अंका को पहला नंबर कौन सो है? 100। सबसे लास्ट कौन सो है? 999। टोटल कितना होया? अगर आप 101 से काउंटिंग करा, 101 से लेकर 999 तक जावा, तो कितना हो गया? ये हो गया 899, है ना। 899 तो ये हो गया। 101 से लेकर 999 तक गया, तो 899 संख्याएं ये हो गई, प्लस एक संख्या 100 हो गई, तो टोटल संख्याएं कितनी हुई? 900। तो यूं निकाल लो, 900 संख्याएं टोटल हो गई। 101 से काउंटिंग कर रहे हो, 101, 101 मतलब 1, 102 मतलब 2, 103 मतलब 3, 101 को पहली संख्या मान रहे हो ना, काउंटिंग 101 से काउंट शुरू कर रहे हो। 101 मतलब एक पहली संख्या, 102 दूसरी, 103 तीसरी, तो 999 मतलब 899। 999 899, तो 1 से लेकर 899 तक संख्याएं ये होगी, प्लस 100 और है, वो एक और संख्या, वो काउंट करोगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 900। तो ये 900 नंबर आपके पास है। और वो भी देखो, ये भी 900 ही बता रहे हैं, ये भी आपको 900 ही बता रहे हैं। अब इनमें कितने नंबर ऐसे हैं जिसके तीनों अंक बराबर है? तो तीनों अंक बराबर है वो नंबर 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और 999। ये कुल 9 नंबर है। कुल 9 संख्याएं ऐसी है जिसके तीनों अंक बराबर है। तो प्रायिकता कितनी होगी? 9/900, काटने पर 1/100। ये आंसर होगा। सवाल सिंपल था, लेकिन वो है दिमाग में चीजें आती नहीं है। प्रायिकता के केस में चीजें सूत्र पे कुछ डिपेंड, मैंने जैसे बार बार कहता हूँ, सूत्र तो कुछ होता नहीं है। सब कुछ होता है वो होती है समझ, कि भाई कैसे इसको टैकल करूं, कैसे निकालूं, क्या करूं, कौन सी संख्याएं बनेंगी। तो पूरे तरीके से शुद्ध रूप से दिमाग का इस्तेमाल होता है, एकदम शुद्ध इस्तेमाल, कोई सूत्र की मदद नहीं, कोई और की मदद नहीं। इसीलिए थोड़ी ये परेशान करने वाली ब्रांच रहती है। तो 50 क्वेश्चन हो गए, ये सारे फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन थे, और बेसिक क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। अब हम जो क्वेश्चन आगे करने वाले हैं वो होंगे सह प्रतिबंध प्रायिकता पे आधारित, बीज प्रमेय पर आधारित। पहले पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, पढ़ेंगे कल, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। बीज प्रमेय क्या होती है,
सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बंटन क्या होती है और द्विपद बंटन क्या होता है। ये जो 4 या 5 टॉपिक है, पहले इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर सवाल करेंगे। अब अगले सवाल जो होंगे हमारे इन टॉपिकों पे होंगे। ठीक है, चलो इनको निकालिएगा, एक दो बार हाथ से निकालिएगा, धीरे 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 समझ बनती जाएगी। एक साथ तो नहीं बनती है क्योंकि चीजें टफ है, तो चीजों को बार बार गुजारने से हर बार आप में एक अलग समझ इनके बारे में आती जाएगी। सही है, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा इसको लेके कि हाँ मुश्किल है, मुझसे नहीं हुए, या इतना मैं नहीं सोच पाऊंगा। इसलिए नहीं सोच पाओगे कि आप शायद पहली बार कर रहे हो, या उस तरीके से अच्छे तरीके से शायद पहली बार कर रहे हो तो भी टाइम लग रहा है, तो फिर दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, हर बार चीजें आसान होती लगेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर।